आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग वेक्टर स्पेस देख रहे थे और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस और दो थ्योरम की थी हमने और एक केस देखा था हमने। इसमें पहला केस 1 देखा था हमने जो कि हो चुका है और उसके बाद एक थ्योरम देखी थी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, भी आके दो जगह पे इसका यूज भी आएगा। थ्योरम ऐसा था कि अगर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इसके दो सेट हैं, एक एस है और एक सेट S1 है, ठीक। और जो S1 है वो एक सुपर सेट है एस का, मतलब S1 इज सुपर सेट ऑफ एस, ठीक है। अगर सुपर सेट एस का मतलब कि एस इज सबसेट ऑफ S1, तो ये इम्प्लाई करता था अगर तुम्हारा एस अगर एल आई है, नहीं सॉरी एल आई नहीं, अगर एस तुम्हारा एल डी है तो जो अपना एस होगा ये भी एल डी हो जाएगा, ठीक। मतलब नॉर्मल इतना है कि एक वेक्टर स्पेस है तो उसका एस क्या कहते हैं, एक सबसेट है जो कि अपना एल डी है। और एस अगर एल डी है और S1 भी एक वेक्टर स्पेस का ही सबसेट है और S1 का एक सुपर सेट है एस का, तो अपना S1 भी एल डी हो जाएगा। तो यही थ्योरम थी। तो अब एक रिमार्क है, रिमार्क ये है कि अ सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज एल आई। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अगर एक एस है और ये एक सबसेट S1 का, अगर अपना S1 एल आई है तो एस भी एल आई होगा, ये कहना चाह रहा है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? नॉर्मल से एक सिंपल लॉजिक लगाना है। हमको पता है अगर एस इज एल डी, अगर एस एल डी होता तो ये इम्प्लाई ये करता कि S1 इज एल डी, डॉट है। मतलब अगर एस अपना एल डी है तो S1 भी एल डी होगा। कैसे? क्योंकि S1 एक सुपर सेट है एस का, इस थ्योरम से, ठीक। और हमको ये भी पता है अगर P इम्प्लाई करता है Q को, ठीक है, तो हमको ये पता है कि निगेशन ऑफ P इम्प्लाई करेगा, नहीं, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाई करेगा निगेशन ऑफ P को। इसका मतलब देयरफॉर, क्योंकि निगेशन Q इम्प्लाइज, निगेशन पीछे लिख सकते हैं, अगर S1 अपना एल आई हो जाए विच इम्प्लाइज एस इज एल आई, कि नहीं। P इम्प्लाइज Q का मतलब ये था अगर अपना एस एल डी है तो विच इम्प्लाइज S1 इज एल डी। तो निगेशन में एल डी का पे एल आई हो गया और ये उल्टा पुल्टा हो गया S1 और S, ठीक। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 ये कहता है व्हेन S इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ V, ठीक। इससे पहले देखा था कि ऐसे एक फाइनाइट सबसेट था V का, अब ऐसे इनफाइनाइट सबसेट है तो सीधे ये कहता है कि एन इनफाइनाइट सबसेट, एन इनफाइनाइट सबसेट S of vector space V is said to be linearly dependent if and only if there exists a finite subset of S which is linearly dependent, ठीक। otherwise set S is said to be linearly इंडिपेंडेंट, मतलब वेक्टर स्पेस का एक कोई एक सबसेट है जो कि इनफाइनाइट सबसेट है, इनफाइनाइट सबसेट, ठीक। और अगर कहता है कि देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक भी एग्जिस्ट कर जाए एस का एक फाइनाइट सबसेट, मतलब जस्ट कर लो एस को कर दो, ये क्या है, फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, तब हम लोग कहेंगे कि देन एस इज एल डी, अदरवाइज अपना जो एस है वो अपना एल आई हो जाएगा, ठीक। अब कुछ हम लोगों को प्रॉपर्टीज देखनी है, 3-4 प्रॉपर्टी हैं और फिर एक क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्या कहता है, फर्स्ट फाई इज
ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, ये क्या कह रहा है, फाई हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, जो अभी हमने थ्योरम पहले देखी थी, लास्ट वाली जो कल मतलब पहले वाले लेक्चर में देखा था कि अगर वेक्टर स्पेस था, अगर एस एल डी है और एस वन उसका सुपर सेट है तो एस वन भी अपना एल डी हो जाता था, और ये होना था कि एस वन भी एक सबसेट होना चाहिए वेक्टर स्पेस का। तो इसका मतलब सपोज कर लो कि फाई इज मतलब इफ फाई इज नॉट एल आई, सपोज कर लो फाई एल आई नहीं है। अगर एल आई नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो एल डी ही होगा, या एल आई होगा या एल डी होगा, कुछ तो होगा। तो देन इसका मतलब देन एवरी सुपर सेट ऑफ फाई इज एल डी। अरे पहले वाले में यही तो बता रहा था थ्योरम, अगर क्या कहते हैं एस अगर एल डी है तो उसका सुपर सेट भी एल डी होगा। हमने कह दिया कि चलो फाई अपना एल डी है, तो इसका मतलब कि इसके जितने भी सुपर सेट होंगे एल डी, और फाई से हमेशा सारे सेट बड़े ही तो होंगे एक तरीके से वेक्टर स्पेस के। पर लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं, अब सारे के सारे वी के सबसेट अलाइन हो जाए जरूरी थोड़ी है, विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर फाई मस्ट बी एल आई। अब देखो सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि अगर इसमें सपोज कर लो एक जीरो एलिमेंट हो और ए बी सी एंड सो ऑन हो, एक सबसेट हो जाए वेक्टर स्पेस का। ठीक, अब देखो इसमें ये कहना चाहता है कि अगर ऐसा कुछ जीरो एलिमेंट हो इसमें तो वो हमेशा एल डी हो जाएगा, मतलब देन एस इज एल डी। अब इसको समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं, हमको पता है एल डी दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अल्फ़ा वन ए वन प्लस अल्फ़ा टू ए टू प्लस अप टू प्लस अल्फ़ा एन ए एन करना पड़ता है। ये बराबर हम लोग को दिखाएंगे जीरो के, और अगर इसमें से कोई भी एक अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू या अल्फ़ा एन कोई भी एक या उससे ज़्यादा भी कोई भी अल्फ़ाज नॉट इक्वल टू जीरो एफ हो जाए, क्योंकि अल्फ़ा फील्ड के एलिमेंट है इसलिए इनका जीरो एफ की तरह लिखा जाएगा जीरो को। ठीक है, इसके बराबर ना आए। ठीक, तो हम लोग उसको कहते थे तब ये एल डी होता था। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अल्फ़ा मतलब ले लो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो एफ कर लो, और ये बिलोंग होगा एफ में। ठीक, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फ़ा डॉट जीरो प्लस जीरो एफ डॉट ए प्लस जीरो डॉट बी प्लस अप टू। ठीक है, ये बराबर कर दो जीरो के। ठीक, मतलब कि एक तरीके से अल्फ़ा टू इधर एक अल्फ़ा थ्री को, मतलब अगर अल्फ़ा थ्री ए टू हो जाए, अच्छा ए बी सी थे ना, तो ए बी ठीक है, कोई नहीं ये ठीक है। अल्फ़ा थ्री ए थ्री इस तरीके से होगा तो ए थ्री यहाँ पे बी हो गया और अल्फ़ा थ्री जीरो हो गया। ऐसे करके इसको जीरो दिखा दें तो यहाँ से इम्प्लाई ये करेगा कि एफ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो डॉट जीरो तो नहीं कर सकते ना, ये जीरो है पहले से, ये तो ये जीरो हो जाएगा और सब जीरो है, मतलब जीरो प्लस जीरो ही आएगा, फिर जीरो हो जाएगा तो सेटिस्फाई करवा देगा। मतलब इसका मतलब एस क्या अपना एल डी हो जाएगा, क्योंकि एक अल्फ़ा तो हमको मिल गया जो कि है नॉन जीरो। ये तभी पॉसिबल है अगर एक जीरो इसमें सेट में हो, तो हम लोग एस को कह देंगे एल आई, मतलब अ सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एल डी। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एस अगर एक सिंगलटन सेट हो, वो भी नॉन जीरो सिंगलटन सेट हो वी का, तो ये हमारा बनेगा एल आई। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो अल्फ़ा डॉट इक्वल टू जीरो, एल आई एल डी दिखाने के लिए पहले ऐसे तो करना ही पड़ता है। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, यहाँ से इम्प्लाई यही सीधे सीधे कि अल्फ़ा बराबर जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये अपना नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब अल्फ़ा हो जाएगा जीरो, तो डैट इज़ ये एल आई तो हो गया। मतलब इसका मतलब है कि सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर्स of a vector space is always Li। ठीक, अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ कहती है कि इफ़ एस इक्वल टू ए वन ए टू अप टू ए एन बी आर लीनियरली
independent सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, ठीक। एंड अपना ए बिलोंग करता है V में, मतलब ए कोई एक नंबर है, ये एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है V में, बट ए डज नॉट इक्वल टू LS, ठीक। ए डज नॉट इक्वल टू LS, देन A1 A2 up to AN A will be linearly independent। देखो LS का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। LS क्या इम्प्लाई करता है, ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। मतलब इसका सीधा सीधा से कहने का मतलब है कि एस को, मतलब ए को इनके लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो अपना A1 A2 अप टू एन और एक एलिमेंट ए और डाल दिया तो ये अपना हो जाएगा LI, ठीक। तो इसको देखो, याद करो, इसके पहले वाले लेक्चर में थ्योरम, जो पहली वाली थ्योरम करवाई थी, जो ये कहती थी कि अगर मतलब A1 A2 अप टू AN, ये अगर LD है, अगर ये LD है तो इफ़ एंड ओनली इफ होता था वन ऑफ देम कैन बी written as linear combination of n-1 वेक्टर्स, ठीक है। मतलब A1 को बाकी α2 A2 प्लस α3 A3 प्लस अप टू αn इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते थे अगर LD हो तब। और यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, LI दिखाना है। तो इसका मतलब साइड से मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि इसके एक एलिमेंट को हम बाकी कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते LI में, क्योंकि LD होता तो लिख सकते थे और बाकी रिमेनिंग के उसमें। तो यहाँ से सीधे भी ऐसे समझ सकते हैं थ्योरम को। बाकी तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। जस्ट सपोज कर लो, लेट A1 α1 A1 प्लस α2 A2 प्लस अप टू αn प्लस बीटा A इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन दे दो, ठीक है। इफ़ पॉसिबल लेट बीटा नॉट इक्वल टू 0 ले लो। फील्ड का एलिमेंट इसलिए ऐसे 0 आप लिखेंगे। सपोज कर लो 0 नहीं है, अगर 0 नहीं है और ये बिलोंग करता है फील्ड में, मतलब देयर एग्जिस्ट बीटा इनवर्स जो कि बिलोंग करेगा फील्ड में। सो बाय फर्स्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, β1 डॉट α1 इंटू A1 प्लस बीटा इनवर्स डॉट α2 A2 प्लस अप टू बीटा इनवर्स डॉट αn प्लस बीटा इनवर्स डॉट बीटा A इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों फील्ड के एलिमेंट इसलिए इसमें ऐसा प्रोडक्ट वाला डॉट लगा है। अब बीटा इनवर्स इंटू α1 करेंगे, दोनों फील्ड के हैं तो दोनों मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर भी फील्ड के एलिमेंट में ही जाएंगे। कह दो इसको कुछ माइनस गामा 1 ले लो, इसको भी ले लो -γ2, ठीक है। इसको ले लो -γ3 और इसको ले लो 1। अब वो माइनस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इसलिए लिया ताकि उधर लेके जाएँ तो वो प्लस में हो जाए बस, क्योंकि रहेगा तब भी एक फील्ड का एलिमेंट ही। तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 डॉट A इक्वल टू, बाकी सब उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा γ1 A1 प्लस γ2 A2 प्लस अप टू γn, ठीक। तो इसका मतलब हमने A को इनके A1 A2 अप टू AN के कम्बिनेशन में लिख दिया। इसका ये मतलब है कि A बिलोंग करता है LS में, और हमने ऊपर ही कहा है कि A बिलोंग नहीं करता है LS में। इसका मतलब विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A बिलोंग्स टू LS, which contradict the fact A belongs to LS। ये
ए डज नॉट बिलोंग टू एल, है ना, ए नहीं बिलोंग कर रहा, पर हमने तो दिखा दिया कि ये बिलोंग करता है, और ये मैंने अपने आप मिलाया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हिंस आर अजम्पशन दैट बीटा इक्वल टू 0 इज रॉन्ग। हिंस आर अजम्पशन दैट बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 इज रॉन्ग। तो इसका मतलब देयरफॉर बीटा जो होगा वो 0 होगा। ठीक, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा 1 A1 प्लस अल्फ़ा 2 A2 प्लस अप टू अल्फ़ा N AN, और वो 0 हो जाएगा। बीटा इंटू ए करेंगे बराबर 0 के लिख दो। और हमको पता है A1 A2 अप टू AN जो है ये अपना LI है। अगर LI है तो इसका मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा N ये सब 0 हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 इक्वल टू 0, अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा N इक्वल टू 0। ये कैसे बता पाए, क्योंकि S इज़ LI, ये गिवन था। तो 10 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा N और बीटा ऊपर 0 दिखा दिया। अगर ये सब 0 है तो इसका मतलब A1 A2 अप टू AN और फिर A आर लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर A1 A2 AN अप टू AN ए लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इसका जिसका सेट होगा वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। दैट इज द सेट A1 A2 अप टू AN A इज लीनियर इंडिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया है इज और यहाँ पे लगा है आर। यहाँ आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे बिखरे हुए थे, अलग अलग एलिमेंट थे, और यहाँ पे पूरे एक सेट में था, इसलिए मैंने ई लगाई। अब एक बंदे की तरह बिहेव कर रहा है और ये 3-4 बंदों की तरह बिहेव कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे इज है, इसलिए यहाँ पे आर है, और ये एक सेट है। ठीक, तो इसका मतलब ये भी अपना हो गया लीनियर इंडिपेंडेंट। और ये तो हमको दिखाना था, हमको ये दिखाना था ना कि अगर ए बिलोंग करता है वी में और ए डज नॉट बिलोंग करता है एल एस में, तो विच इम्प्लाइज जो अपना सेट एस था उसमें हमने एक एलिमेंट को ऐड कर दिया था, एलिमेंट एडेड ए, तो ये अपना बन गया था A1 A2 AN और A। ये भी अपना क्या होना चाहिए, LI, और SLI था, यही दिखाना था और हमने दिखा दिया, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो फिर थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय।